किशोर देसाई की सावधानीपूर्वक शोध की गई द लॉन्गेस्ट किस द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी एक शादी के दृश्य की दोहराई बुनाई है जिसने हिंदी सिनेमा के बदल दिया है। साथ ही पुरुषों द्वारा संचालित दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए एक महिला के अकेले संघर्ष को भी दिखाया है। यह जीवनी अभिनेता और फिल्म निर्माता हिमांशु राय, जो भारतीय सिनेमा के शुरुआती साहसी लोगों में से थे, और उनकी पत्नी देविका रानी के बीच संबंधों का पता लगाती है, जिन्होंने राय की प्रस्तुतियों में अभिनय किया और साथ ही 1934 में उनके स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की स्थापना भागीदार बनी। यह विवाह 1940 में 48 वर्ष की आयु में राय की मृत्यु तक चला। देविका रानी ने अपने विद्वान जीवन का पारंपरिक समय बॉम्बे टॉकीज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। 1945 में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज पर सिनेमा छोड़ दिया और रूसी कलाकार स्वेतोस्लाव तोरिक से शादी कर ली, अंततः उनके साथ बेंगलुरु में बस गई। 9 मार्च 1994 को 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। द लॉन्गेस्ट किस के अपने परिचय में किशोर देसाई ने देविका रानी का वर्णन किया, एक विद्रोही और असामान्य रूप से प्रतिभाशाली और खूबसूरत महिला, एक महान अभिनेत्री और स्टूडियो प्रमुख के रूप में, जिन्होंने अपनी गहन व्यक्तिगत पीड़ा को बावजूद कई मायनों में भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। उनकी शादी से पहले रू आयरिचा और लिखे गए पत्रों की श्रृंखला में 1945 का एक संदेश है, जिसमें देविका रानी तीसरे व्यक्ति में अपने बारे में लिखती है। वह बहुत भयभीत है, मेरे प्रिय उसे पीटा गया है, भूखा रखा गया है, काम पर लगाया गया और बिना काम किए विचार मानसिक रूप से कुचल दिया गया था, लेकिन भगवान ने उसे टूटने से बचाया है। शिक्षक 1933 में फिल्म कन्नों में देविका रानी और हिमांशु राय के बीच लंबे पीक ब्लॉक के साथ साथ उनकी शादी से पहले और उसके दौरान उनके बीच के जटिल रिश्ते दोनों को संदर्भित करता है। 2019 में देसाई द्वारा लिखित और लिटिल दुबे द्वारा निर्देशित नाटक देविका रानी सिल्वर स्क्रीन की देवी में कथित उनके व्यवहार विषयों में से एक था। ऐसा प्रतीत होता है कि राय के व्यवहार के कारणों में देविका रानी का नजम उल्ला हसन के साथ अच्छी तरह से पल्लवित संबंध था, जिनके साथ वह 1935 में पहली बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन जवानी की हवा में दिखाई दी। यह जोड़ी कुछ समय के लिए भाग गई, जिसमें एक घोटाला हुआ और बॉम्बे टॉकीज में नजम उल्ला हुसैन का भविष्य समाप्त हो गया। एक अन्य संभावित कारक राय का अनिश्चित मानसिक स्वास्थ्य था, जो स्टूडियो चलाने के दबाव के कारण और भी खराब हो गया था। देसाई कहते हैं 1938 और 1940 के बीच राय का मनोरोग उपचार चल रहा था। दुर्लभ और पहले से अनवरत पत्रों को अलावा द लॉन्गेस्ट किल मूल शोधों और सस्ताक पर आधारित है। देसाई ने राय और देविका रानी और अन्य पत्रों के बीच काल्पनिक बातचीत को प्रस्तुत किया है, जिसके पुस्तक में थोड़ा सा साहित्यिक लाइसेंस के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे लंबा चुंबन 1945 में समाप्त हुआ और एक उपसंहार में देविका रानी के बाद के वर्षों को शामिल किया गया। देसाई के पिछले प्रकाशन में डाली गाजी, द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील, द जलियांवाला बाग द रियलिटी स्टोरी और दरिया विटनेस द नाइट ओरिजिन्स ऑफ लव और सी ऑफ इनोवेशन शामिल है। 3 उपन्यासों को एक वेब श्रृंखला के लिए चुना गया। उन्होंने स्क्रॉल इन को बताया कि देसाई द लॉन्गेस्ट किस के स्क्रीन रूपांतर के लिए भी बातचीत कर रही है। एक संस्था में लेखिका ने खुलासा किया कि उसने 40,000 से अधिक दस्तावेजों को उस अभिनेताओं के इतिहास में संकलित किया, जिसे वह एक अकरणीय तप और तप के रूप में वर्णित करती है। जब अपने 15 साल की अवधि में अपना शोध के देविका रानी के बारे में आपकी धारणा कैसे बदल गई। आरंभ करने के लिए कुछ लेखकों या संदर्भित जीवनियों को छोड़कर उन पर बहुत कुछ नहीं लिखा गया था। उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ थी। मैं जानता था कि वह एक खूबसूरत और निपुण अभिनेत्री थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जब मैंने नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में उनकी फिल्में देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ और उनके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अधिक बात नहीं की गई। वह और उनके पति अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए सिनेमा बने रहे। हिमांशु राय ने 1920 के दशक में भारतीय सिनेमा के वैश्वीकरण की प्रवृत्ति शुरू की थी और उसे किसी तरह भुला दिया गया है। हम इस बारे में अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शुरुआत में मेरी धारणा थोड़ी धुंधली थी, हिमांशु पर थी। बहुत कम लिखा गया है। धीरे धीरे एक के बाद एक सस्ताकार पत्रिका लेख पढ़ने और मलाड के बॉम्बे टॉकीज का दौर करने के माध्यम से कहानी धीरे धीरे ईंट आधार ईंट बन गई। मैंने NNFI
के समृद्धि एकत्र की, जितनी उपलब्ध थी उतनी फिल्में देखी और फिर पारंपरिक भारतीय सिनेमा के वैश्वीकरण के बारे में एक कहानी तैयार करना शुरू किया। देविका रानी के बारे में मेरी धारणा मौलिक रूप से बदल गई। उन्हें पत्रिका और अन्य जगहों पर बहुत अच्छी प्रेस नहीं मिली। बाद में उन्हें बॉम्बे टॉकीज के टूटने का कारण माना गया। वह धारणा तब बदल गई जब मुझे एहसास हुआ कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ा, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा और कैसे कैसे उसने अपने साथ हुई सभी चीज़ों के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखी। उसका मामला असामान्य था। वह अपने शुरुआती 30वें दशक में एक विधवा थी। उसने अभिनय जारी रखा और दीवार से अपनी पीठ टिकरा कर लड़ाई लड़ी। उन्होंने बातचीत की और तेज़बाजियों की और बॉम्बे टॉकीज में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने में कामयाब रही। मैं उनकी बेहद प्रशंसा करता हूँ। बहुत सी महिलाओं पैसे के मामले में इतनी चतुर नहीं होती है। आपको वे पत्रक कैसे मिले जो द लॉन्गेस्ट किस की रीट है? कोई औपचारिक उल्लेख नहीं था। सारे कागज इधर उधर बिखरे हुए थे, जिसमें बहुत कठिनाई हो रही थी। पत्र अनुसंधान से आए थे। मैं हर जगह हर उस व्यक्ति से पास जा रहा था जिसका देविका से कोई लेन देन था। मैंने सामग्री का पीछा करते हुए बहुत सारी पत्रिकाएं की है। मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके पास सामग्री थी लेकिन वे इसके लिए पैसा चाहते थे। मैं बॉम्बे टॉकीज में संबंधित कुछ अभिलेखनीय सामग्री और अन्य कागज प्राप्त करने में कामयाब रहा। देविका ने सारे पत्र रखे लिए थे। संलग्न दस्तावेज को लाना और फिट करना अशक्य था। उनके जीवन का उत्तरार्ध अपने आप में एक किताब बन सकता था। मैं उनकी कहानी, उनके जीवन का सबसे मार्मिक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कैद करना चाहता था। तो जब की बात में जब मैं वो बॉम्बे टॉकीज में थी। देविका रानी ने स्वतंत्रता रोएचरी को लिखे अपने पत्रों में यह संकेत दिया है कि हिमांशु राय ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस ज्ञान के उनके और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रति आपकी धारणा को कैसे बदल दिया, यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि हिमांशु अपजनक था। देविका ने बताया कि कैसे उसने और उसे मारा। उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुझे चोट लगी और पीट कर गया, लेकिन वह कहती रही कि उसने उसे मजबूत बना दिया है। मुझे यह शब्द कई बार पढ़ने पड़े हैं। हिमांशु वास्तव में देविका के प्रति क्रूर था। ये समीकरण जब आप ऐसी अनिश्चित दुनिया में है जो आपकी फिल्मों की सफलता और विफलता से अपनी सफलता और असफलता प्राप्त करती है। मैं बहुत नाजुक, बहुत क्षणभंगुर हूँ। किसी भी व्यक्ति के चरित्र के दो पहलू हो सकते हैं। हिमांशु एक प्रतिभाशाली निर्माता और अभिनेता थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बंद दरवाजे के पीछे एक अपमानजनक पति नहीं हो सकते हैं। बिना कोई बहाना बनाए वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजर रहा था। उनका टूटना उनकी मृत्यु तक जारी रहा। मुझे पता है कि वह मनोचिकित्सक देखभाल में था। इसका कारण यह था कि मैं उस समय अस्पताल के बिलों का पता लगाने में कामयाब रहा था। उनके निधन से पहले एक मनोचिकित्सक और एक सामान्य चिकित्सक 3 साल से उनकी देखभाल कर रहे थे। हिमांशु से लगातार काम किया, धन जुटाया, बॉम्बे टॉकीज के लिए वॉर तैयार किया। देविका ने भी योगदान दिया और इससे एक परेशान करने वाला तत्व सामने आया। उन्हें साल में 3 फिल्में प्रोड्यूस करनी होती थी। वह हर फिल्म में मुख्य अभिनेत्री थी और एक भी दिन छुट्टी नहीं ले पाती थी। देविका रानी ने अपने समय की उपज थी। क्या आप भी उसे लैंगिक तनाव के शुरुआती शिखर के रूप में देखते हैं, जिस आप मीटू के रूप में चिह्नित करते हैं? तनाव निश्चित रूप से, लेकिन यह पीड़ित नहीं थी। वह किसी तरह स्टूडियो में पुरुषों के साथ अपनी लड़ाई लड़ने में कामयाब रही और हमेशा जीत हासिल की। अन्यथा यह कोई होगा जो स्टूडियो में निर्णय लेने के लिए उसे परेशान करने की कोशिश करेगा या उसके सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। चाहे यौन हो या पेशेवर, देविका एक राजनीतिक विचारक थी। वह भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिलाओं में से एक थी जो अपनी कामुकता को समझती थी और उस पर नियंत्रण रखती थी। ऐसे लोग थी जिनके साथ उसने जुड़ना चुना। इस अर्थ में वह अपनी शक्ति से अवगत थी। उन्होंने समूह चक्रीय नाजमा और बाद में सवलचोता के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ना चुना। मीटू के दौरान ज़्यादातर मामले शोषण के हैं। देविका के मामले में उन्होंने रेखा खींच दी। वह कठिन जीवन से नहीं डरती थी, लेकिन वह शोषणकारी रिश्ते में भी प्रवेश नहीं करेगी। वह किसी तरह भाग्यशाली थी कि वह इस व्यक्ति को चुन सकती थी जिसे वह चाहती थी। पर्याप्त बारीकी से ना पढ़ने वाले पाठकों के लिए काल्पनिक वार्तालाप का उपयोग करने का उपकरण जोखिम भरा है। यह अनुसंधान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है।
मैं हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहा हूँ कि भारतीय सिनेमा का अध्ययन अधिक व्यापक आधार वाला होना चाहिए और इसमें उन पाठकों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो कोई अकादमिक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। लगभग 10 से 12 काल्पनिक वार्तालाप में मैंने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया क्योंकि मैं सामान्य पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता था जो किताब को एक महिला की कहानी के रूप में पढ़ रहा है। मैं उस समय जैसा माहौल वर्णनात्मक मूल्य भी लेना चाहता था। मैं हिमांशु राय और देविका रानी के बीच शुरुआती प्रेम और जोर देना चाहता था। मैं उनके जीवन में कुछ पहलुओं में एक निश्चित मात्रा में भावना लाना चाहता था। पुस्तक में वर्णित बॉम्बे टॉकीज के साउथ उनकी बात की कठिनाई वास्तविक बैठकों पर आधारित है। सुनी दत्त और नरगिस के एक दूसरे को लिखे पत्रों पर आधारित आपकी किताब डार्लिंग से द लॉन्गेस्ट किस लिखने की प्रक्रिया कितनी अलग थी। वे बिल्कुल अलग है। नरगिस और सुनी दत्त एक तरह से समकालीन शख्सियत है। उनके बच्चे और परिवार से मेरे पास डार्लिंग के लिए 50 घंटे के टेप और पत्र और डायरी थी और इसकी अपनी कठोरता भी है। सबसे लंबे चुम्बन के संबंध में यह कहीं अधिक कठिनाई था। 1945 और 1947 के बाद देविका रानी वैराग्य बन गई। दस्तावेज बिखरे हुए थे। मुझे यह जानने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता कि कौन सी घटना कब घट रही थी। मैं अपना शोध की अति कर देता हूँ। द लॉन्गेस्ट किस के मामले में मुझे जबराना खुद को बंद करके खिला लिखना पड़ा। प्रत्येक उपलब्ध किसी उन दस्तावेजों से ढकी हुई थी जिन्होंने कमरे में रखना था। अगर 2020 में लॉकडाउन ना होता तो मुझे नहीं पता कि मैं किताबों कैसे ख़त्म कर पाता। बॉम्बे टॉकीज का प्रयोग तब और अब के शोबिज के बारे में क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा प्रयोग था जिसे दोहराया नहीं जा सकता। यह एक सपनों का स्टूडियो था जहां स्टूडियो प्रमुख से लेकर कर्मचारी तक सभी एक ही छत के नीचे रहते थे। इसे एक स्कूल की तरह चलाया जाता है। बॉम्बे टॉकीज ने सिनेमा के व्यावसायीकरण और निगमीकरण के संदर्भ में बाद के स्टूडियो के लिए शर्त निर्धारित की। उस समय से ही देविका काले बाजार की प्रभाव और उद्योग में आने वाले सभी प्रकार के लोगों के बारे में शिकायत कर रही थी। यदि द लॉन्गेस्ट किस पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनती है तो क्या आप इसमें शामिल होंगे? मैं पहले से ही कुछ अन्य पुस्तकों और एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ। मैं एक सलाहकार के रूप में जोड़ना पसंद करूँगा। मैं वेब सीरीज लिखने का इच्छुक था लेकिन इसका मतलब बॉम्बे में बहुत समय बिताना होगा जो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने देविका रानी पर एक नाटक और एक किताब लिखी है। किसी और को उसे नई नज़रों से देखनी चाहिए।